पड़ोसी की वो दीवार जिसके पीछे रहस्य है। हर दीवार के उस पार एक कहानी होती है। पाकिस्तान भारत के उस हिस्से का नाम जो सन 1947 में बट गया। एक ऐसा देश जो भारत का अतीत भी है और वर्तमान में उसका कटु पड़ोसी भी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सचमुच पाकिस्तान को जानते हैं? प्रवीण कुमार झा की दास्तान पाकिस्तान कोई शुष्क इतिहास ग्रंथ नहीं, बल्कि यह उन पन्नों को खोलती है जिन्हें भारतीय पाठ्यपुस्तकों ने बंद रखा और जिन्हें पाकिस्तान ने तोड़ मरोड़ कर सिखाया। यह किताब एक भारतीय लेखक की कलम से निकली एक ऐसी खोज है जिसमें रोमांच है, साजिशें हैं, हत्या है, जासूसी है और सबसे बड़ी बात, वो इंसानी भूलें हैं जो एक मुल्क को बार बार कमजोर करती रही। इसके पहले कि आप इस दास्तान पाकिस्तान के चैप्टर्स में खो जाएं, हमारी YouTube चैनल द बुक बीकन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि उन तमाम लोगों को पता चल सके कि प्रवीण झा साहब की इस बेशुमार किताब दास्तान पाकिस्तान के बारे में। चैप्टर 1, जिन्ना के बाद पाकिस्तान, जहां इतिहास ने बदली करवट। सन 1947 में पाकिस्तान एक सपने की तरह जन्मा, मगर वह सपना बहुत जल्द एक दुस्वप्न बन गया। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके करिश्माई नेतृत्व में एक नया मुल्क बना, उस राष्ट्र की रूपरेखा खुद तय नहीं कर सके। सन 1948 में जिन्ना की मृत्यु के साथ ही एक नए मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आ गई जो ना तो जन भावनाओं को समझते थे और ना ही शासन चलाने की सामर्थ्य रखते थे। पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान। नेहरू के समकक्ष कहे जाने वाले इस नेता के कंधों पर पाकिस्तान को एक स्थिर राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक रिश्ते बनाए और सोवियत संघ को लेकर एक संतुलन की नीति अपनाई। लेकिन सन 1951 में रावलपिंडी के एक पब्लिक मीटिंग में उन्हें गोली मार दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, पाकिस्तान सलामत रहे। कातिल को वहीं मार दिया गया और जांच कभी पूरी ही ना हो सकी। CIA का हाथ था या रूस ने बदला लिया या फिर पाकिस्तान की आंतरिक ताकतों ने यह कांड रचा। इस हत्या के बाद पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू हुआ, गोलियों का राज। जिन्ना की मौत और लियाकत की हत्या के बाद नेतृत्व का ऐसा खालीपन पैदा हुआ कि सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई। एक और नौकरशाही, दूसरी ओर सेना, इन दोनों ने लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का संविधान 9 सालों तक भी न बन पाया और जब बना भी तो जल्द ही सेना ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सन 1956 में पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। यह किसी भी आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा से बिल्कुल अलग था। जहां भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, पाकिस्तान ने इस्लाम को राज्य का आधार बना दिया। नतीजा ये हुआ कि धर्म अब राजनीति का औजार बन गया और जनता की भलाई पीछे छूट गई। लियाकत की हत्या एक प्रतीक बन गई उस पाकिस्तान की जो अस्थिरता, साजिश और सशक्त संस्थानों की कमी से ग्रस्त था। यहां विचारधारा नहीं, व्यक्तिवाद हावी था। गौर कीजिए, पाकिस्तान और भारत साथ साथ आजाद हुए, लेकिन भारत ने अपने नेताओं की मौत के बावजूद लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं को मजबूती से खड़ा किया। वहीं पाकिस्तान एक भटकती हुई कश्ती बन गया जिसमें ना कोई मांझी था और ना पतवार। ये चैप्टर हमें बताता है कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं, नेतृत्व और संस्थागत स्थिरता से बनता है। जिन्ना के बाद पाकिस्तान ने वह दिशा खो दी और इतिहास ने वाकई एक अलग करवट ली जो आज तक जारी है। चैप्टर 2, चैप्टर 2, भाषा, भूगोल और बंटवारे की आग। पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही एक ऐसा राष्ट्र जन्मा जिसकी रचना भौगोलिक से ज्यादा वैचारिक थी। यह देश 2 हिस्सों में बटा था,
पश्चिम पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। इन दोनों के बीच न केवल 2000 किलोमीटर की भारत की सरजमीनी दूरी थी, बल्कि भाषा, संस्कृति, सोच और नेतृत्व का एक गहरा फासला था। पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी बोलने वाले सत्ता के केंद्र में थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते थे। जिन्ना ने जब ढाका विश्वविद्यालय में यह घोषणा की कि पाकिस्तान की एकमात्र राजभाषा उर्दू होगी, तो पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। जिन्ना को शायद अंदाजा नहीं था कि भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है, और जब आप उसकी अनदेखी करते हैं तो जनता की पहचान को ठेस पहुंचती है। सन 1952 का साल पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ढाका में छात्रों ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने गोलियां चलाई, कई छात्र मारे गए। यह मातृभाषा आंदोलन सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, यह पहचान, सम्मान और समानता की पुकार थी। शहीद मीनार बना और बांग्ला जनता के दिलों में यह घटना एक अलख बन गई। भाषा आंदोलन ने पूर्वी पाकिस्तान में यह एहसास भर दिया कि यह देश उनके लिए नहीं बना, बल्कि उनके ऊपर थोपा गया है। पश्चिम पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि ये द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। उनकी जमीन से उपजाया गया धान कराची में सस्ता बिकता था, लेकिन ढाका भूखा रहता था। यह विडंबना ही थी कि धर्म के नाम पर बना देश भाषा और क्षेत्रीय पहचान की वजह से भीतर से टूटने लगा। जिन्ना का यह सपना कि एक मजहब एक राष्ट्र बनाएगा, धीरे धीरे धराशायी होता गया। भाषा आंदोलन के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा नहीं रुकी। सेना, नौकरशाही, राजस्व, सारा कुछ वेस्टर्न पाकिस्तान की ग्रिप में था। इससे उपजी घुटन ने एक नए राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग ने आवाज उठाई, हमें अधिकार चाहिए, भाषा का सम्मान चाहिए और एक लोकतांत्रिक ढांचा चाहिए जिसमें हर क्षेत्र बराबर हो। यह चैप्टर केवल भाषा की लड़ाई नहीं दर्शाता, बल्कि यह बताता है कि जब कोई राष्ट्र अपने अंगों को पहचान और सम्मान नहीं देता तो वो अंग धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। भाषा कोई तकनीकी विषय नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है, और पाकिस्तान ने यह पुकार नहीं सुनी। परिणाम सन 1971 में सबके सामने आया, लेकिन पाकिस्तान इस पाठ को भी नहीं पढ़ सका, और आग जो 1952 में सुलगी थी वह 1971 में बांग्लादेश के रूप में जगह के रूप में जहां लोग सामने आई, दम घुटने लगे। चैप्टर 3, सेना का उदय, जहां लोकतंत्र का दम घुटने लगा। जब एक देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता फैलती है तो वहां लोकतंत्र के लिए जगह कम होती जाती है और बूटों की आहट बढ़ने लगती है। पाकिस्तान इसका जीवंत उदाहरण है। सन 1950 के दशक के अंत तक पाकिस्तान एक ऐसी नाव बन चुका था जिसे कोई कुशल मांझी नहीं मिला। नेताओं की आपसी लड़ाइयां, संविधान की अस्थिरता और क्षेत्रीय विभाजन ने सेना को वह अवसर दे दिया जिसकी वह तलाश में थी। सन 1958 में पाकिस्तान ने इतिहास की वह स्याही छुई जो उसके भविष्य को बार बार काला करती रही। जनरल अयूब खान ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। यह वही अयूब थे जो ब्रिटिश आर्मी से निकले एक अनुशासित सैनिक थे, पर अब वो पाकिस्तानी राष्ट्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने संविधान को स्थगित कर दिया, असेंबली भंग कर दी और पाकिस्तान को सीधे सेना के अधीन कर दिया। अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया और एक सैन्य शासक की तरह शासन चलाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी सरकार में एक अजीब सा द्वैत था, जहां एक ओर तानाशाही थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई आर्थिक और सामाजिक सुधार भी किए। इस्लामाबाद की नींव डाली गई, कृषि सुधारों की शुरुआत हुई और महिलाओं को शिक्षा व नौकरी के अवसर मिलने लगे। मगर यह प्रगति सिर्फ शहरी अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रही। अयूब का यह विकास पश्चिमी पाकिस्तान पर केंद्रित था। पूर्वी पाकिस्तान में घोर उपेक्षा और असंतोष की आग धधकने लगी। यह वही आग थी जिसने आगे चलकर बांग्लादेश को जन्म दिया। राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए अयूब सरकार ने प्रेस सेंसरशिप लागू की,
विपक्ष को जेल में डाला और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। यह सब करते हुए सेना और नौकरशाही का एक ऐसा गठजोड़ तैयार हुआ जो पाकिस्तान की रीढ़ बन गया। पर यह रीढ़ लोकतंत्र की नहीं, सत्ता की थी। सन 1959 में उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी नाम की एक नई प्रणाली लागू की, जिसमें आम जनता से नहीं बल्कि स्थानीय निकायों के चुनिंदा लोगों से राष्ट्रपति चुना जाता था। यह एक तरह का गणतंत्र का मुखौटा था, जिसके पीछे एक सैन्य तंत्र काम कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तान में सेना केवल सत्ता में नहीं थी, वह समाज के हर अंग में घुस चुकी थी। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मीडिया, उद्योग, हर जगह। धीरे धीरे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल क्लास तैयार हुई, जो आज भी पाकिस्तान में सत्ता का असली चेहरा है। आयूब खान ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र को सैन्य अनुशासन में ढालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उस चक्रव्यूह में फंस गई जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। यह चैप्टर यह समझाने के लिए काफी है कि जब लोकतंत्र कमजोर होता है और संस्थाएं बिखर जाती हैं, तो सेना ताकत नहीं बल्कि एक स्थायी सत्ता बन जाती है। पाकिस्तान की यह विरासत आज तक जारी है, जहां हर प्रधानमंत्री के ऊपर एक जनरल खड़ा है और हर संविधान के पीछे एक बंदूक। चैप्टर 4, युद्ध और जुए का खेल। सन 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान की आत्ममुक्तता और सत्ता के गलियारों में पल रही एक खतरनाक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। राष्ट्रपति आयूब खान, जिनका आत्मविश्वास तब 7वें आसमान पर था, मान बैठे थे कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर झुका सकते हैं। उनके साथ थे उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और भारत के प्रति आक्रामक नीति के समर्थक। यही जोड़ी लेकर आई ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की रणनीति। जिब्राल्टर योजना के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी मुजाहिदीन के भेष में भारत अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भेजा गया। उद्देश्य था स्थानीय जनता को भड़काकर विद्रोह कराना, लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई। कश्मीरी जनता ने इन घुसपैठियों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि भारतीय सेना को इसकी सूचना दे दी। पाकिस्तान को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने भारत के आत्मसम्मान को ललकार दिया है। जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार कर लाहौर तक पहुंचने की तैयारी कर ली। एक बार फिर युद्ध की आग भड़की और दोनों देश एक पूर्ण सैन्य संघर्ष में उलझ गए। इस युद्ध में पाकिस्तान की अपेक्षाओं के विपरीत भारत ने न सिर्फ जोरदार प्रतिरोध किया, बल्कि आक्रमण का रुख भी अपनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर पीछे धकेला और पाकिस्तान को अपने ही घर में लड़ाई लड़नी पड़ी। लाहौर, सियालकोट और अन्य अहम मोर्चों पर संघर्ष इतना जबरदस्त था कि विश्व समुदाय को हस्तक्षेप करना पड़ा। रूस की मीडिएशन में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता हुई। इस संधि ने युद्ध को विराम तो दिया, लेकिन पाकिस्तान के भीतर एक नई जंग की शुरुआत हो गई। ताशकंद समझौता पाकिस्तान में बहुतों को नागवार गुजरा। भुट्टो, जो खुद को इस युद्ध का आर्किटेक्ट मानते थे, इस समझौते से बिल्कुल नाराज थे। उन्होंने इसे जीती हुई बाजी हारने जैसा करार दिया और आयूब खान पर आरोप लगाए कि उन्होंने सैनिक जीत को कूटनीतिक हार में बदल दिया। पाकिस्तान के भीतर जनता भी भ्रमित थी। सरकार उन्हें जीत का झूठा सपना दिखा रही थी, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। भुट्टो ने इस असंतोष को हवा दी। उन्होंने आयूब खान के खिलाफ जनमत तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे सत्ता की पकड़ ढीली होने लगी। वही आयूब खान, जो खुद को फील्ड मार्शल कहलवाते थे, अब अपने ही देश में कमजोर होते जा रहे थे। अंततः सन 1969 में आयूब खान को सत्ता से हटना पड़ा और पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य शासन की ओर लौट चला। यह अध्याय पाकिस्तान के उस दौर को दिखाता है जहां युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा जा रहा था, यह एक जुए की तरह खेला जा रहा था, जिसमें जनता की भावना, सैनिकों का बलिदान और राष्ट्र की दिशा सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। चैप्टर 5, बांग्लादेश, अधूरा सपना और खूनी सच। सन 1971 की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक लंबे दर्द की दास्तान है। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा अपनी उपनिवेशी समझता रहता था, वहां के लोगों का धैर्य अब जवाब दे चुका था। भाषा, संसाधन, सम्मान, तीनों मोर्चों पर पूर्वी पाकिस्तानियों को लगातार अपमानित किया जा रहा था। बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश,
संसाधनों का पश्चिम में इस्तेमाल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लगातार वंचित किया जाना, ये सब मिलकर एक विस्फोट की जमीन तैयार कर रहे थे पूर्वी पाकिस्तान में। शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के नेता थे, सन 1970 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत से विजयी हुए, लेकिन सत्ता देने के बजाय याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनकी जीत को मानने से ही इनकार कर दिया। यह लोकतंत्र की क्रूर हत्या थी। नतीजा ये हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में एक उग्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने दमन से कुचलना चाहा। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत हजारों लोगों की हत्या हुई, महिलाओं का बलात्कार हुआ और लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। भारत इस मानवीय त्रासदी को नजरअंदाज नहीं कर सका, साथ ही उसे अपनी सीमाओं पर बसे करोड़ों शरणार्थियों का बोझ भी झेलना पड़ा। अंततः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक निर्णायक हस्तक्षेप किया। 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह केवल पाकिस्तान की सैन्य हार नहीं थी, यह उसकी ताकत और विचारधारा की हार थी। इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनाना और फिर सांस्कृतिक विविधताओं को नकारना, यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान के लिए एक भू राजनीतिक झटका ही नहीं, आत्मा पर गहरी चोट। चैप्टर 6, भुट्टो से जिया, लोकतंत्र से तानाशाही की वापसी। शेख मुजीब की हार के बाद भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे। उन्होंने 1973 में नया संविधान दिया और नई शुरुआत की, मगर सत्ता की भूख ने उन्हें लोकतांत्रिक आदर्शों से भटका दिया। उन्होंने विपक्ष को दबाया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाए और अपने विरोधियों को जेल में डाला। भुट्टो का नेतृत्व अब लोकतंत्र से अधिक तानाशाही की ओर मुड़ चुका था। सन 1977 में चुनाव में धांधली के आरोप लगे, जनता सड़क पर उतरी। जनरल जियाउल हक ने आपातकाल का हवाला देते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली और भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। अगले 2 वर्षों में एक नाटक रचा गया। भुट्टो पर हत्या का आरोप, एक पक्षपाती न्यायिक प्रक्रिया और अंततः सन 1979 में उन्हें फांसी दे दी गई। पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य तानाशाही की गिरफ्त में चला गया। जिया का दौर कट्टर इस्लामीकरण का दौर था। उन्होंने शरीयत कानूनों को लागू किया, हुद्दू ऑर्डिनेंस लाए, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। मदरसों को बढ़ावा मिला और पूरी एक पीढ़ी को कट्टर धार्मिक शिक्षा में ढाल दिया गया। पाकिस्तान अब एक ऐसी दिशा में मुड़ चुका था जहां धार्मिक पहचान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के ऊपर हावी हो चुकी थी। चैप्टर 7, अमेरिका की गोद में पाकिस्तान, जिहाद और डॉलर। सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा बन गया। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बना लिया। पाकिस्तान की ISI इस खेल का केंद्र बिंदु बन गई। पैसा बरसने लगा, हथियार आने लगे, जिहाद को एक सुनियोजित युद्ध की तकल दे दी गई। सैकड़ों मदरसों में लड़कों को जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी बनाया गया। अमेरिका ने इसे मूल्य आधारित युद्ध कहा, जबकि हकीकत में यह आतंकवाद की जमीन तैयार कर रहा था। पाकिस्तान की सड़कों से लेकर सीमाओं तक बंदूकें और विचारधारा दोनों फैलने लगे। तालिबान का जन्म इसी जमीन से हुआ। अल्पकालिक लाभ के लिए पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वह बाद में एक दैत्य साबित हुआ। दुनिया के लिए भले ही यह फ्रंटलाइन स्टेट था, लेकिन इसके अंदर आतंक, ड्रग, हथियार और अस्थिरता का नेटवर्क बन चुका था। जिहाद अब एक निर्यात था और उसका पहला शिकार खुद पाकिस्तान बनने वाला था। चैप्टर 8, लोकतंत्र, परमाणु और परछाइयां। सन 1988 में जिया की विमान दुर्घटना में मौत ने एक बार फिर लोकतंत्र का रास्ता खोला। बेनजीर भुट्टो सत्ता में आई अपने पिता के अधूरे सपनों को लेकर, लेकिन हर लोकतांत्रिक नेता की तरह उन्हें भी सेना और ISI की परछाई ने कभी खुलकर काम करने ही नहीं दिया। बेनजीर और नवाज शरीफ के बीच बार बार सत्ता का आना जाना हुआ, लेकिन सत्ता का असली केंद्र हमेशा 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 की तरह सेना ही रही। सन 1988 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। भारत के परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन इसके पीछे एक और सच्चाई थी, पाकिस्तान के भीतर बढ़ती अस्थिरता और कट्टरपंथ।
कारगिल युद्ध, कश्मीर में घुसपैठ, आतंकी संगठनों की सक्रियता, यह सब मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान पर निर्माण कर रहे थे जो न लोकतंत्र के साथ था न स्थिरता के था, लेकिन अंदर से वह एक ज्वालामुखी की तरफ कूदने की कगार पर खड़ा हुआ था। चैप्टर 9। 9/11 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर मोहरे पर आया। सन 2001 में जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका केंद्र में आ गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला और पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ युद्ध में शामिल कर लिया गया। जॉर्ज बुश और परवेज मुशर्रफ की जोड़ी बन गई। पाकिस्तान को फिर से डॉलर और सहायता मिलने लगी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। आतंकवाद का नेटवर्क इतना फैल चुका था कि पाकिस्तान खुद उसका शिकार बनने लगा। कराची से पेशावर तक हर शहर में बम धमाके, आत्मघाती हमले और अशांति फैलने लगी। ओसामा बिन लादेन की मौत भी पाकिस्तान की जमीन पर हुई, जिससे उसकी भूमिका और अधिक संदेहास्पद हो गई। पाकिस्तान अब दुनिया के लिए एक संकटग्रस्त, अविश्वसनीय और अस्थिर देश बन चुका था। वह न तो आतंक का शिकार रह गया, न नायक। वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे दुनिया ने उपयोग किया और फिर अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तान के बारे में अगर एक बात कहें कि वह एक प्रयोगशाला थी जो चलती रही तो कम ना होगा। दास्ताने पाकिस्तान की यह गाथा हमें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी राष्ट्र केवल धर्म या जमीन से नहीं बनता, वह सोच, दृष्टि और समानता की भावना से बनता है। पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर एक राष्ट्र तो बना लिया, लेकिन उसकी आत्मा में विविधता के लिए जगह नहीं रही। सेना, ISI, धार्मिक कट्टरता और सत्ता की राजनीति ने मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसी प्रयोगशाला बना दिया जहां हर विचार, हर प्रयोग, हर कदम जनता की भलाई से दूर होता गया। यह कहानी न केवल पाकिस्तान की है, बल्कि उस चेतावनी की भी है जो हर राष्ट्र को दी जाती है कि अगर लोकतंत्र, समानता और सह अस्तित्व की भावना को भूल जाओगे तो सिर्फ सरहदें रह जाएंगी, राष्ट्र नहीं। जहां भारत ने संविधान, विविधता, लोकतंत्र और भाषाई संतुलन से खुद को बचा लिया, पाकिस्तान वहां बार बार फौज, फिर धर्म और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले होता चला गया। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां इतिहास को किताबों में नहीं, खामोश कब्रगाहों में पढ़ा जाता है। और यह किताब दास्तान पाकिस्तान हमें सिखाती है कि जो मुल्क अपने इतिहास से आंखें चुराता है, उसका भविष्य धुंधला ही होता जाता है। अगर आपने यह कहानी यहाँ तक सुन ली होगी तो मुझे पूरा यकीन है आप इसको जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस कहानी को अपने उन खास दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो दास्तान पाकिस्तान को बेहद करीब से जानना चाहते। मैं फिर आऊंगा एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ।